बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शार्ट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 13 के, और इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 9 शार्ट क्वेश्चन हैं। पहला जो शार्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर। व्हाट इज़ द इफेक्ट on drift velocity of free electrons by increasing the potential difference, by decreasing the length and the temperature of the wire। क्वेश्चन के दो हिस्से हैं कि एक वायर के अंदर से करंट जो है ना पास हो रहा है, से ये वायर है, ठीक है, और इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं वायर के अंदर। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर इफ़ेक्ट देखेंगे ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। सवाल का पहला हिस्सा, अगर हम बैटरी के सिरों के अक्रॉस ये जो एंड्स हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या असर होगा। तो इसका जब आप आंसर लिखोगे पहले पार्ट का, आपका आंसर आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज़। और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस चैप्टर में पढ़ा दी गई थी, चैप्टर के शुरू में ये मौजूद है, देख लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, हाउ, उसकी रीज़न लाजमी लिखेंगे। रीज़न इज़ दैट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज़ वी ड्रिफ्ट इज़ इक्वल टू, अगर आप इसकी इक्वेशन देखें, ये हमारे सिलेबस में नहीं है इस चैप्टर में, मगर इसकी इक्वेशन है I/NEA। हम ये भी जानते हैं ओम लॉ के मुताबिक I बराबर होता है किसके, V/R के। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों के पास आएगी V पोटेंशियल ओवर R NEA। ये है जी फार्मूला। इसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। तो अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज़ करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है ना सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखें, लाइन आप पढ़ें तो लिखा हुआ है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर, कि अगर हम लेंथ को डिक्रीज़ कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें तब बताएं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या असर होगा। तो इसमें भी आपका आंसर आएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। उसकी रीज़न जो है ना आप लिखेंगे सेकंड पार्ट में। देखें सेकंड पार्ट में आपने लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज़। अब रीज़न यही है जो इक्वेशन में पहले लिख चुका हूँ, ये आपके सामने मौजूद है, से इक्वेशन ए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, V/R NEA। तो देखें अगर आप रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह जो रेजिस्टेंस है वायर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है मटेरियल्स मेटल्स में। तो जब टेम्परेचर कम होगा या रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इट मीन्स दैट इन बोथ केसेस, जो आपने पहला देखा, पहला पॉइंट पोटेंशियल वाला और दूसरा पॉइंट इसके वाला टेम्परेचर और रेजिस्टेंस वाला, बोथ केसेस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज़। ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, याद करेंगे, इंक्रीज़। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, लिखा हुआ है डू बेंड इन अ वायर इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन, कि अगर आपके पास बेंड आ जाए, कोई भी तार है, से ये एक तार है, तार का टुकड़ा है, वायर है, कोई भी कंडक्टर है, इसमें ये बल आना शुरू हो गया, ये इस तरह से लाइक दिस, ये बेंड है, तो क्या बल आने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, उस पर असर होगा। तो आपका आंसर आएगा नो। बेंड जो है, बल जो है तार के अंदर, डू नॉट इफ़ेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस पर असरअंदाज नहीं होते। रीज़न लाजमी लिखेंगे। रीज़न क्या है, रीज़न इज़ दैट
जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में देखा था, वो बराबर होती है रो एल ओवर ए। तो रेजिस्टेंस का ताल्लुक बैंड के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक है लेंथ के साथ, इसके अलावा एरिया के साथ और रेजिस्टिविटी के साथ। तो अगर तार को हम बल आ रहे हैं, बैंड आ रहे हैं और तार का ना लेंथ चेंज हो रही है ना उसका एरिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टेंस कब चेंज होगी? जब किसी तार की लेंथ चेंज हो जाए या उसका एरिया चेंज हो जाए, उस वक्त रेजिस्टेंस जो है ना वो चेंज होगी। तो ये आपने इसका जो है ना आंसर देना है कि जो बैंड्स हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होते रेजिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आपको स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स गिवन इन फिगर ए एंड बी। दो डायग्राम दे दिए उसने आपको स्क्रीन के ऊपर, ए एंड बी। व्हाट इज़ द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय टॉलरेंस। आपने टॉलरेंस भी बतानी है और आखिर में टॉलरेंस के मीनिंग्स क्या हैं वो मीनिंग्स भी बताने हैं। तो अगर आप देखें जो फिग ए है उसकी मैं डायग्राम बना लूँ। फिग ए अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, इस तरह का हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है, उसके ऊपर ये बैंड, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड और ये चौथा बैंड होता है, ये टॉलरेंस बताता है। अब जो कलर लिखे गए हैं आपके सामने, ब्राउन और ग्रीन, ये ब्राउन है, ये दूसरा ग्रीन है और ये तीसरा कलर आपको नज़र आ रहा है कौन सा है, रेड। और यहाँ पे देखें जो फोर्थ है वो है जी गोल्ड। ठीक है, तो आपको याद होगा फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट। तो ब्राउन के लिए डिजिट, अगर कलर कोड आपको याद हो, ब्राउन के लिए कलर कोड था 1। इसी तरह सेकंड बैंड इंडिकेट द सेकंड डिजिट, तो इसके लिए हमारे पास सेकंड डिजिट आ जाएगा और सेकंड कलर ग्रीन है, ग्रीन के लिए आप कोड देखेंगे कोड 5 होता है। थर्ड बैंड इंडिकेट द थर्ड डिजिट, बल्कि डिजिट नहीं नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो तीसरा जो बैंड था वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताता है। और ये हमारे पास रेड है, तो रेड का कोड 2 था, इसका मतलब है 2 ज़ीरो आप यहाँ पे लगाएंगे। और जो फोर्थ बैंड है ये बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस चूँकि ये गोल्ड का है तो गोल्ड की टॉलरेंस आपको लेक्चर में बताई थी कितने % होगी, 5%। तो ये जो रेजिस्टेंस बनेगी अब फाइनल, ये रेजिस्टेंस बनेगी 1500 प्लस माइनस जो टॉलरेंस है कितनी है, 5%। और इसके रेजिस्टेंस के यूनिट क्या लगाएंगे, ओहम इसके यूनिट आप लगाएंगे, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस बनेगी। अब इसका जो है ना बी पार्ट देखें। बी पार्ट में फिर से हमें कुछ कार्बन रजिस्टर शो किए गए हैं। देखें ये हमारे पास कार्बन रजिस्टर बना हुआ है, इसके ऊपर ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड और जी ये फोर्थ बैंड। इसमें जो पहला बैंड है वो देखें कलर येलो है, ये येलो है, और दूसरा देखें तो वो हमें वाइट कलर दिया गया है। तीसरा देखें तो कलर दिया गया है जी तीसरे में हमें ऑरेंज, और यहाँ पे जो फोर्थ बैंड है वो है सिल्वर में, सिल्वर में। तो वही बात, फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट, तो इट मींस दैट यहाँ पे पहला डिजिट क्या आएगा, येलो का कोड कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट बैंड इंडिकेट द नेक्स्ट डिजिट, तो वाइट का जो कोड है वो आपको याद होगा क्या होगा, 9 वाइट के लिए। अब जो थर्ड बैंड है इंडिकेट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो ऑरेंज के लिए हम कोड 3 है तो यहाँ पे 3 ज़ीरो यहाँ पे ऐड करेंगे। ये आ गई रेजिस्टेंस और इसका यूनिट क्या लगेगा, ओहम। अलबत्ता सिल्वर, सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस होती है हमने लेक्चर में पढ़ा था प्लस माइनस 10% होती है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस मानी जाएगी। अब टॉलरेंस की डेफिनेशन भी बतानी है आपने। टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस होती है पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू। मींस जो हमने ये रेजिस्टेंस मेजर कर ली है इसमें वेरिएशन कितनी आ सकती है, तो इसमें जो वेरिएशन है वो प्लस माइनस 10% हो सकती है, तो यही इस रेजिस्टेंस की क्या है, टॉलरेंस मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, वाई डज
द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ क्यों हो जाती है, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। और हमने ये देखा था कि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और हमसे भी यही क्वेश्चन किया जा रहा है ये क्यों बढ़ती है। रीज़न बड़ी आसान है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंडक्टर का स्ट्रक्चर है कि ये किसी भी कंडक्टर में ये एटम्स हैं, ठीक है, और ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये एटम यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, ये एटम वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में वो यहाँ से मूव करते हैं, ये जो गैप है। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी इसको हीट दोगे, जैसे ही हीट दोगे हीट एनर्जी की वजह से इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी ये बड़े एम्पलीट्यूड से आप वाइब्रेट करेंगे। अब ये एटम और ये एटम आपस में कोलाइड करेंगे, कुलियन की वजह से ज़ाहिर है मज़ीद हीट पैदा होगी, टेम्परेचर मज़ीद राइज़ करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी जो पहले यहाँ से गुज़र रहे थे अब उनका कुलियन यहाँ पे रैंडम मोशन बढ़ जाएगी और एटम के साथ कुलियन भी बढ़ जाएगा। तो कुलियन की वजह से ज़ाहिर है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी आप लिखेंगे एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम इन द लैटिस इंक्रीज एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ कुलियन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन के कुलियन के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ एटम इसके साथ, एटम के साथ। वी कैन से दैट द एटम देन ऑफर बिगर रेजिस्टेंस। अब जो है ना रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है और हमें पता है फिर वही इफेक्ट है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर हम नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, लिखा हुआ है कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब ओबेज ओहम लॉ आर नॉट। कि वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि जो फिलामेंट है बल्ब का, ये जो हम इनकैंडिसेंट बल्ब यूज़ करते हैं, वो ओहम लॉ ओबे करता है या नहीं करता। तो पहले तो याद रखना कि जो फिलामेंट है ये नॉन ओहमिक डिवाइस है, नॉन ओहमिक डिवाइस है मतलब मटेरियल है। तो ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। तो वो डिफ़िकल्टी कौन सी है, जो मेन इसमें प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, मेन डिफ़िकल्टी वो है जी टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे स्टूडेंट? अगर हम ग्राफ बनाएं, वैसे तो ओहम लॉ का जो ग्राफ बनेगा अमूमन हम बनाते हैं बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और ये ग्राफ बना लेते हैं बिटवीन वोल्टेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड करंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये इसकी स्लोप। लेकिन यहाँ पे आके स्लोप में क्या आ गया, कर्व आ गया, यानी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये नॉन ओहमिक है। होता क्या है, होता ये है कि व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट, वो जो बल्ब का फिलामेंट है उसमें से जो करंट पास हो रहा है, करंट इंक्रीजेज, यानी कि जो है ना शुरू में तो करंट स्मॉल है, तो ज़ाहिर है एनर्जी डिसिपेशन भी क्या होगी, स्मॉल होगी। ये स्टार्ट की बात हो रही है। सो द टेम्परेचर एंड हैंस रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। शुरू में जब करंट स्मॉल, हीट एनर्जी या एनर्जी डिसिपेशन स्मॉल, हीट स्मॉल, तो हमारे पास कह सकते हैं कि हर चीज़ क्या रहेगी, रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। ओहम लॉ इज़ ओबेड। तो इस हिस्से में ओहम लॉ क्या करेगा, ओबे करेगा। लेकिन कुछ देर के बाद जब बल्ब रोशन हो जाता है, बल्ब जो है ना हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है, वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगा, अब वो नॉन ओहमिक बन चुका है। तो इसका मतलब है जो डिफ़िकल्टी है वो कौन सी है, टेम्परेचर है, जो उस ओहम लॉ को वो ओबे नहीं करता। नेक्स्ट इसके जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिए हैं 5 तक। नेक्स्ट जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 9 तक हम जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।